ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अगर आप में से कोई जो है वो रमशा का फ्रेंड है तो काइंडली उन्हें मैसेज कर दीजिए। वो बार बार क्लास ज्वाइन कर रही हैं, मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन मे बी उनका इंटरनेट इशू है तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो काइंडली उन्हें टेक्स्ट कर दीजिए कि मिस एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन आप अपना या तो इंटरनेट कनेक्शन चेक करें या कोई और इशू है मे बी। अच्छा, जिन बच्चों ने टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें टेक्स्ट बॉक्स में, ताकि मेरे पास वो एज ए रिकॉर्ड सेव हो जाए। सही है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है जी। हम मिकदाद, आपने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई है, बिकॉज आपका नाम अटेंडेंस लिस्ट में नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है, मैं ऐड कर दूँगी अटेंडेंस लिस्ट में। खैर, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, कल जो है वो हमने कल क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में हमें क्या मिल जाता है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उस फ्री होल्स के नतीजे में क्या आपके जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर है उसमें से ये जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिलिकॉन मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से करंट कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, फिर उसी के कंटिन्यू हमने एक बात शुरू की थी, हमने ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपके एटम्स ने, सिलिकॉन एटम्स ने अपना जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, और फिर टेम्परेचर जब हम राइज करते हैं, लो टेम्परेचर से हम रूम टेम्परेचर की तरफ आते हैं, तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें फ्री होल्स भी, ये आपका होल जब फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो अपने बैक पे क्या छोड़ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को हम होल कहते हैं। ठीक है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल के नतीजे में हमें क्या मिलने लगता है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होने लगता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक ये न्यूमेरिकल भी देखा था, मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी दिया था कि आप ये सॉल्व करके देखिएगा। आई होप आप लोगों ने किया होगा। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमने ये टॉपिक भी शुरू किया था, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, हमने कहा था कि भाई सही है, हमें कंडक्ट तो होने लगा, हमारा जो मटेरियल पहले एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा था, अब वो जो एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा था, अब वो सेमी कंडक्टर जो है वो बिहेव करने लगा, और हमारे पास जो है हमें उससे कुछ ना कुछ हम उसे फ़ायदा हमें मिलने लगा। ठीक है, लेकिन फिर हमने ये बात की थी कि भाई हमारा ये जो करंट जितना मिल रहा है हमें, ठीक है, ये करंट बहुत स्मॉल करंट होता है। ठीक है, इस कंसंट्रेशन की वजह से जो करंट हमें मिलता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो बहुत स्मॉल करंट होता है, वो इतना करंट नहीं होता जो जो हमें जितना हमें डिज़ायरेबल करंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो हम कहीं पे यूज़ कर सकें। ठीक है, और फिर दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस थी, ज़ाहिर है हमें टेम्परेचर रेज कर रहे थे, और हम नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम में जो है वो थर्मल
डिपेंडेंसी हो, ठीक है। हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, सही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, सही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा तरीका निकाला गया। वो दूसरा तरीका क्या था कि हमने फिर मूव किया किसकी तरफ, डोप्ड सिलिकॉन की तरफ, सही है। डोप सिलिकॉन में हमने क्या कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन में जो है वो इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने का मकसद क्या है कि हम किसी दूसरे मटेरियल को इसमें ऐड करेंगे। सिलिकॉन हमारा जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 4 का एलिमेंट होने का इसका मतलब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हम इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। और जो आपके बुक पे डिस्कस की गई है, एक जो है वो इम्प्योरिटी ऐड की हुई है फॉस्फोरस की, ठीक है। और एक जो है वो इम्प्योरिटी ऐड की हुई है आपकी किसकी, बोरॉन की, ठीक है। जो फॉस्फोरस है वो आपका ग्रुप 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सही है। और जो आपका बोरॉन है वो आपका ग्रुप 3 एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें बात समझ में आएगी कि क्या होती है कि भाई ये इस तरह से आपका जो है ये स्ट्रक्चर है। तो ये हमने कहा ये जो डार्क ग्रे कलर का ये जो डार्क ग्रे कलर का एक एटम शो किया हुआ है, सही है। ये जो है वो हमने बोरॉन आइटम इसमें ऐड कर दिया है, सॉरी फॉस्फोरस आइटम ऐड कर दिया। और फॉस्फोरस का क्योंकि न्यूक्लियस में ये ग्रुप 5 एलिमेंट है तो इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और इसके पास 5 वैलेंस शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, फॉस्फोरस के पास 5 थे, तो सिलिकॉन के 4 के साथ तो उसने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फॉस्फोरस का अनटच रह गया, ठीक है, जो जिसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन पाया, दैट इज हेयर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे एक मिल गया। 4 ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक ने इसके साथ, एक अपने चारों नेबर्स के साथ 4 ने तो अपना बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया, ठीक है। अब इस तरह जाहिर है ये एक एटम यहाँ दिखाया हुआ है कि एक फॉस्फोरस एटम इसमें ऐड किया है। इस तरह जाहिर है एक एटम तो ऐड नहीं किया होगा, मल्टीपल एटम्स ऐड किए होंगे, तो जाहिर है इस तरह मल्टीपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्योंकि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या होता है, इसको इस मटेरियल को कहते हैं एन टाइप मटेरियल, ठीक है। इस डोप सिलिकॉन को जिसमें हमने फॉस्फोरस ऐड किया हुआ है और जिसकी वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको कहेंगे हम एन टाइप मटेरियल, सही। आपने उन्हें सुना होगा ना, पी टाइप एन टाइप, आप ऐसे ही पढ़ के आए हो तो मे भी आपको ये थोड़े से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। तो एन टाइप पी टाइप आपने मटेरियल सुना होगा, तो ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास ये क्या हो जाता है, ये आपके पास फ्री, इसको कहते हैं हम एन टाइप मटेरियल, सही है। ये उस केस में था जब हमने डोपिंग किसके थ्रू की है, हमारा डोनर कौन सा है, हमारा डोनर है फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरा केस क्या है आपके पास, दूसरा केस आपके पास ये है कि अब हम ये कहते हैं कि भाई हमने दूसरी तरीके की इम्प्योरिटी क्या कौन सी ऐड कर सकते हैं, हम दूसरी तरीके की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं बोरॉन की, ठीक है। अब बोरॉन के पास है 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसने 3 तो अपने सिलिकॉन के साथ जो है वो पेयर बना लिया, लेकिन एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज, फिर एक पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से रहेगा, ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आपने पिछले टॉपिक में भी बनाया था, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने पीछे क्या छोड़ता है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये अपना शेल तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन कोई दूसरा प्लस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाएगा, जैसे कि यहाँ देखो ये सॉरी सॉरी। अच्छा, इसने देखो ये इसके तो 4, क्योंकि इसके अपने पास फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से
इसके पास चला गया, ठीक है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो गया, लेकिन यहाँ पे पीछे क्या रह गया, एक प्लस चार्ज रह गया, ठीक है। इस तरह मल्टीपल प्लस पॉजिटिव चार्जेस या होल्स कह लें आप, आपके सिस्टम में रह जाएंगे, आपके आइटम में रह जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे होल्स हमारे पास हमारे सिलिकॉन में सिलिकॉन आइटम में बहुत सारे होल्स रह जाएंगे, जो कि जिसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं होगा, जो कि जिसका पेयर नहीं होगा, वो फ्री होल्स होंगे, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, जाहिर है इसके नतीजे में भी करंट कंडक्ट होने लगेगा। तो क्योंकि इसमें होल्स रह रहे हैं इस केस में, इसलिए कौन सा मटेरियल कहलाएगा, पी टाइप मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, तब हमने कहा था वो एन टाइप मटेरियल है, और जब हमें होल्स मिल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो ये एन टाइप और पी टाइप जो पहले भी आपने सुना होगा कि भाई पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है, ये किस तरीके से बनते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं कि जब हम डोपिंग करते हैं और इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो अगर हम ग्रुप 5 का एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं, तो वो एन टाइप मटेरियल कहा जाता है। और अगर हम ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं तो हमें उसके नतीजे में फ्री होल्स मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से पी टाइप मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें इधर जो है वो इस पूरी पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें एक डेरिवेशन भी है, सही है, क्योंकि ये हमारा मेजर टॉपिक्स ये नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेरिवेशंस नहीं करवा रही हूँ। दायरा मैं आप लोगों से फिर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, और यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो इसकी डेरिवेशन की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ज़ाहिर है आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस वक्त हमें ये डेरिवेशंस नहीं पढ़ना। हम ये सारी चीज़ें पढ़ी इसीलिए रहे कि हम बीजेटीज़ की तरफ, हम एफ की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद आ जाती है कहानी करंट की, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो कितनी कितनी टाइप्स के करंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं करंट के, ठीक है, दो अलग तरह के करंट्स मौजूद होते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर में इटसेल्फ, उसके अंदर, ठीक है। एक पहला होता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट, सही है। पहला होता है ड्रिफ्ट करंट, दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट, सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। अच्छा, मैं ये टॉपिक शुरू करूं इससे पहले मुझे बताओ, किसी को यहाँ तक कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? आप मैसेज बॉक्स पे लिख सकते हैं या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अगर है तो मुझे क्लियर करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। एनीवन? ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। अच्छा जी, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, सही है। अब ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, हमने क्या किया कि हमने एक सिलिकॉन बार लिया, ये जो ब्लू कलर का बार है, ठीक है, ये एक सिलिकॉन बार है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, दैट इज ई, ठीक है। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, इसको इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस हमने अप्लाई किए इसके ऊपर, तो क्या हुआ, इसके जो होल्स थे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन दोनों ने मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। जाहिर है वो एनर्जाइज हुए, उन्होंने क्या की, मूवमेंट शुरू कर दी, मूव करना शुरू कर दिया, चार्ज मूव करते हैं, ठीक है। आपके पास करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या हुआ आपके पास कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है, आपका होल जो है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक एरो की डायरेक्शन देखो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका होल मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका होल्स जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इससे होता क्या है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन
और होल्स मूव कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है ये किसी ना किसी स्पीड से, किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन या कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पहले हम बात करते हैं होल्स की, ठीक है। होल्स को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब ये बात याद रखना कि जब भी हम होल्स की बात करेंगे, होल्स का मतलब होता है पॉजिटिव चार्जेस, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी फॉर पैरेट, पी से, ठीक है। और जब भी हम उसकी बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फॉर नोज, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं जब भी पी बोलूँ तो खुद से समझ जाना है आपको कि बात होल्स की हो रही है, और जब भी एन बोलूँ तो आपने खुद से समझ जाना है कि बात जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम पहले होल्स की। तो ज़ाहिर जब होल्स मूव कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी, किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होल्स की दैट इज वी पी ड्रिफ्ट, ठीक है, होल्स की वेलोसिटी दी हुई है, वो क्या है आपके पास, ये देखो यहाँ पे होल्स की जो आपके पास वेलोसिटी दी हुई है वो क्या है? म्यू पी मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। जो म्यू पी है वो क्या है आपका? म्यू जो है वो बेसिकली, एक मिनट, ओके, म्यू इज बेसिकली होल, म्यू पी जो है वो आपकी होल म्यूबिलिटी है, ठीक है। होल म्यूबिलिटी का मकसद क्या है कि ये इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एज बाय विच होल मूव थ्रू द सिलिकॉन। ये कितनी आसानी से होल्स मूव कर रहे हैं, ये होल मोबिलिटी बताती है, ठीक है। और ये कांस्टेंट नंबर होता है जो आपके पास गिवन होता है, और होल मोबिलिटी म्यू पी जो है वो बराबर होता है, यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है, होल मोबिलिटी आपके बराबर होती है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अच्छा जी, ये तो हो गई होल्स की वेलोसिटी। अब दूसरी आपके पास दायरे इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, लेकिन हमने अभी देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने क्या, अच्छा जूम कर दूं, लेट मी ट्राई। बेटा ये मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग पे, एक मिनट, ये नहीं हो रहा बेटा, स्क्रीन शेयरिंग पे जूम, नो आई कांट। इट्स बेटर नाउ, इज इट फाइन? सही, अच्छा, अब ठीक है, ओके फाइन। वैसे तो ये आप लोगों के पास बुक मौजूद भी है, तो आप लोगों को अगर इशू हुआ करे तो आप अपने पास बुक खोल लिया करो, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई इस तरह इस तरीके से जो है वो आपकी जिस तरीके से होल्स के मूव करने की उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करने की भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या है? वो है वी एन ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एन इंटू ई, ठीक है। और ये म्यू एन क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से मूव करें, ठीक है। और इस म्यू एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? इस म्यू एन की वैल्यू बराबर होती है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की वैल्यू बड़ी है, और होल्स की मोबिलिटी दैट वाज हियर, इसकी वैल्यू छोटी है, सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं देन होल्स, सही है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं देन होल्स, सही है। एटलीस्ट 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है इसमें, सही है। कि अगर आप होल्स की मोबिलिटी को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। हमने ये नीचे फिगर में देखा भी था, ठीक, ये एरोज देखो, एरोज से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से।
अच्छा जी, हमने देखा कि भाई हमारे पास ये वेलोसिटीज आ गई। इस वेलोसिटी से देन जो है वो आपके पास करंट ड्राइव किया हुआ है कि आईपी क्या होगा। सही है कि ड्रिफ्ट करंट बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे, ड्रिफ्ट करंट पढ़ रहे थे, तो हम इससे आपके पास आईपी ड्राइव किया हुआ है। आईपी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आपके पास आई है वो ये आई है। ठीक है, अब ये अगेन मैं इसकी डेरिवेशन आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी और मैं करवा भी सकती हूँ, लेकिन अभी ये क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और हमें बाकी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कवर करना है, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही। इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये करंट किस तरह वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ये फाइनल इक्वेशन याद होनी चाहिए कि अगर मैं होल्स करंट की बात करूं तो वो क्या आएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई पी इज इक्वल टू ए क्यू पी म्यू पी ई। और अगर हम इसी तरह इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो वो किसके बराबर है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट आपके पास बराबर है हेयर, सही है, माइनस ए क्यू एन वी वी एन ड्रिफ्ट। एंड वी एन ड्रिफ्ट की जगह आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं जो कि आपने ऊपर निकाली हुई है, दैट इज म्यू एन ई। सही है, तो ये आपके पास करंट है दोनों। आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट भी आ गया और आपके पास होल ड्रिफ्ट करंट भी आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि भाई एक और करंट होता है। मैम इनको याद तो करना नहीं, नहीं बेटा, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट, आपको इसको याद नहीं करना। आपको बस अगर याद होना भी चाहिए तो ये जो फाइनल फॉर्मूला है, सही है, वो आप वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर नहीं ये यूज़ होगा कहीं भी, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए था। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें डेरिवेशन तो स्पेशली आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी या कुछ करना। ठीक है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स में कितने तरीके के करंट मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस सादैन साहब आपने सवाल पूछा था, तो आई गेस आंसर योर क्यूरी। एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, ओके, लेट्स मूव ऑन। हमने कहा कि भाई दो तरह के आपके पास करंट होते हैं। एक होता है ड्रिफ्ट करंट जो हमने देख लिया वो किस किस तरीके से होता है, और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन करंट क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट क्या है कि जब भी आपके पास जो सेमीकंडक्टर है, हमने कहा भाई उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं। एक एटम के हमने देखा कि किस तरीके से होता है, इस तरह मल्टीपल एटम्स होते हैं। ठीक है, और उसके ज़ाहिर है हर एटम के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स हैं। सही है, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए। लेकिन समटाइम्स ऐसे क्या होता है कि आपके पास हो सकता है जो नेबरिंग आइटम्स हों, ठीक है, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा जो करीब करीब के कुछ आइटम्स हो, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा होल्स मौजूद हो जाएं। ठीक है, मतलब आप कहने का मकसद ये है कि आपके पास फ्री होल्स जो हैं वो एक जगह गैदर हो जाएं करीब करीब, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह करीब करीब गैदर हो जाएं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सही है, तो इसकी क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी एक जगह, एक सिलिकॉन बार है ये, जैसे आपके पास पिक्चर में दी हुई है, ये एक सिलिकॉन बार है। ठीक है, इस सिलिकॉन बार में हम ये कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे ज़्यादा जमा हो गए और एक साइड पे कम हो गए। ठीक है, जैसे इस इमेज में आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे प्लस 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 आ रहे हैं एक जगह पे, और यहाँ पे शुरू में ज़्यादा है और एंड में कम है आपके पास। देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है आपके पास, और इस एरिया में कम है। सही है, तो हम कह रहे हैं कि भाई कुछ जगह पे डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हो जाती है, और कुछ जगह पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, चाहे वो होल्स की हो चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की हो। ठीक है, तो जब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है
तो आपके पास होल्स क्या कोशिश करते हैं, होल्स कोशिश करते हैं कि वो हायर डेंसिटी की तरह से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में ये कह लो कि वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाना की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वो हायर से लोअर जाने की कोशिश करते हैं तो हायर में जो कुछ होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोअर की तरफ, मतलब यहाँ से कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है वो, एक मिनट, हाँ, कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है वो कुछ होल जो है वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट होती है, सही है, तो जाहिर है इसके नतीजे में कोई ये चार्जेस मूव करें, ठीक है। जब चार्जेस मूव करेंगे तो जाहिर है इसके नतीजे में भी कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा। हम कहते हैं भाई फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ही ये है कि करंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्जेस मूव करते हैं इसके नतीजे में कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होता है और इस करंट को कहा जाता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ये जो आपके पास डिफ्यूजन करंट है वो किसके नतीजे में आ जाए, जब चार्ज जिसकी डेंसिटी एक तरफ हाई हो जाए और एक तरफ लो हो जाए और फिर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करें, तो इसके नतीजे में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। देखो यही सारी बात इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें लिखी है, ठीक है। हम एक दफा इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। Carrier diffusion occurs when the density of charge carriers in a piece of semiconductor is not uniform. मतलब उसकी डेंसिटी पूरे जो सिलिकॉन का बार है, ये पूरा पीस है, इसमें यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि एक जैसी ना हो, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब कि पूरे बार में एक जैसी डेंसिटी नहीं है। For instance, if by some mechanism the concentration of say holes is made higher in one part of piece of silicon than in another, then hole will diffuse from region of high concentration to the region of low concentration, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा हो जाए और एक तरफ कम हो जाए तो फिर आपके पास होल्स क्या कोशिश करते हैं कि वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Such a diffusion process like that observed in one drop a few ink drop, ये एक एग्जांपल दीजिए। The diffusion of charge carrier gives rise to a net flow of charge और diffusion current। तो इस चार्ज की डिफ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जिस तरह होल्स की वजह से डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स भी फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरह के करंट मौजूद होते हैं सेमीकंडक्टर में। हमने दोनों टाइप्स देखी। एक हमने देखा किसकी वजह से होता है, एक होता है आपके पास जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस मूव करते हैं उस फील्ड की वजह से, तो हमारे पास जो करंट आता है उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और दूसरा हमारे पास जब चार्जेस एक जगह पर डिफ्यूज हो जाएं तो उसकी वजह से जो करंट आता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सही है। अगेन इसकी भी डेरिवेशन है और ऑब्वियसली मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज ऑपरेशन विद ओपन सर्किट, पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन विद ओपन सर्किट टर्मिनल, सही है। अच्छा, अगेन मैंने पहली क्लास में भी ये बात कही थी और जो बच्चे नए हैं उनको मैं दोबारा कह रही हूँ कि बुक ऑब्वियसली आपकी बहुत लेंथी है और बुक में से जो टॉपिक जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ वही आपने पढ़ने हैं। लेट्स से अगर मैंने चैप्टर 3 शुरू किया और आपने देखा कि मैंने चैप्टर 3 की कुछ डेरिवेशन, कुछ हेडिंग्स यहाँ पे स्किप करवा दी, ठीक है। मैं डिफ्यूजन करंट के बाद मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ गई, मैं डिफ्यूजन करंट के बाद डायरेक्ट मैंने
पीएन जंक्शन विद ओपन सर्किट टर्मिनल्स का टॉपिक शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप बेशक अपने पास चाहो तो अपनी बुक में हाईलाइट करते रहा करो कि मिस कौन कौन से टॉपिक्स पर आ रही हैं। अदरवाइज आपकी कोर्स आउटलाइन में भी ये टॉपिक्स मौजूद हैं कि जो कोर्स आउटलाइन में टॉपिक्स हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करते हैं, हम उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं डिस्कस करते, ठीक है। और चाहो तो अपने पास नोट डाउन भी कर लो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अब हमने पी टाइप मटेरियल भी देख लिया और हमने देख लिया एन टाइप मटेरियल भी कैसे बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम हमारा जो भी डायोड होता है, सही है, अपने डायोड्स पढ़े हुए हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं। हम कहते हैं भाई ये बनते कैसे हैं। हम ये कहते हैं कि हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल में मिला देते हैं, ठीक है। हम पी एन जंक्शन क्रिएट करते हैं, सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल में भी पीएन जंक्शन क्रिएट किया जा सकता है, या आप चाहें तो दो डिफरेंट क्रिस्टल्स को आपस में मिला के तब भी आप पी टाइप, हमारे दिमाग में क्या आता है भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग होगा, एन टाइप अलग होगा, दोनों को मिला के हम करेंगे एक पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे। या जबकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका ये भी है कि एक ही सिलिकॉन आइटम में हम फास्फोरस भी ऐड कर देते हैं, बोरॉन भी ऐड कर देते हैं, तो कुछ आइटम्स क्या हो जाते हैं वो पी टाइप हो जाते हैं, कुछ आइटम्स क्या हो जाते हैं एन टाइप हो जाते हैं, तो उसमें पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को अपने समझने के लिए जिस तरीके भी समझना चाहो, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या कैसे बन रहा है। जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिला रहे हैं तो हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपके पास ये एक इसकी इमेज दी हुई भी है, एक फिगर दी हुई है कि भाई हमने क्या किया, हमने पी टाइप सिलिकॉन को मिला दिया किसके साथ, एन टाइप सिलिकॉन के साथ मिला दिया, ठीक है। जो पी टाइप वाला टर्मिनल होता है, क्योंकि जाहिर है पी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, एनोड। और जो एन टाइप वाला होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा मैंने फौरन से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया। कोई इशू तो नहीं था किसी को प्रीवियस टॉपिक में, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट समझ में आया आप सबको। देखो आप लोग इस तरह चुप बैठोगे तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और सबको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर मसला है तो बता दीजिए। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है मैम तो फिर मैं किसी भी दिन क्विज ले लूंगी बीच में, फिर पता चल जाएगा। मैम जी 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 बोलिए, कौन बोल रहा है पहले तो। ये ड्रिफ्ट करंट मैं मुश्तबा हूँ मैम, प्लीज जी जी ड्रिफ्ट करंट प्लीज एक बार समझा दें प्लीज। उधर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। ड्रिफ्ट करंट में कंफ्यूजन हो रही है। देखो ड्रिफ्ट करंट इज सिंपल, आपके पास एक सिलिकॉन बार है, ठीक है। सिलिकॉन बार को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, उसके साथ एक बैटरी लगाई फॉर सपोज, ठीक है। जब आपने उसके साथ बैटरी एक्सटर्नल सोर्स उसके प्रोवाइड की, तो सिलिकॉन बार के अंदर के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे उसने क्या किया, जाहिर है जब उन्हें बैटरी से हमने कनेक्ट किया तो वो एनर्जाइज हो गए, ठीक है, पावर मिल गई उसको। जब वो एनर्जाइज हुए तो उसके होल्स और इलेक्ट्रॉन ने क्या करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया। हमने कहा कि जो होल्स ने मूव किया वो उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया जहाँ पे हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू। मैं इसकी इमेज भी आपको दिखा दूँ ताकि आपको मजीद इसको क्लियर हो जाए। सी दिस इज द डायग्राम, ठीक है। आपके पास होल्स की डायरेक्शन एरो देखो वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो की डायरेक्शन है वही होल्स के एरो की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन्स के एरो की डायरेक्शन वही है जो इसके अपोजिट है, होल्स के अपोजिट है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई जाहिर है जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे,
कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो वो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। उस वेलोसिटी को हमने कहा वी एन ड्रिफ्ट और वी पी ड्रिफ्ट, ठीक है, वो हमने निकाला। उसके थ्रू हमने करंट निकाल लिया। हमने कहा कि भाई जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो हमने तो यही पढ़ा है कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस का मकसद क्या होता है कि कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हमने कहा कि वो ड्रिफ्ट करंट है। अब दो तरह के ड्रिफ्ट करंट होंगे, एक आपका होल्स का होगा, आईपी होगा, ठीक है, जो कि होल्स का करंट होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का करंट होगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है देन होल्स, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं देन होल्स, ठीक है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी वैल्यू हमने देखी, एक की क्या है 1350 और दूसरे की क्या है 480, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहे हैं देन होल्स। तो आपके पास दोनों की करंट की इक्वेशन क्या आई, एक की ये रही इक्वेशन आईपी और दूसरे की आई एन, दैट इज हेयर, ठीक है। बस इसके साथ आई एन के साथ नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट थी। क्लियर? मजीद अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक दफ़ा इसको खुद से रीड कर लेना, मजीद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मुश्तबा? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की। हमने कहा कि भाई अब हमने पी टाइप मटेरियल देख लिया, एन टाइप मटेरियल देख लिए, दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो हमने कहा भाई अब हम पी एन जंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पी टाइप वाली साइड तो उसको एनोड कहते हैं, और जो एन टाइप वाली साइड होती है दैट इज नेगेटिव, तो उसको कैथोड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस इमेज की तरफ आ जाते हैं, इस फिगर की तरफ आ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं, ठीक है, तो पी टाइप का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लस चार्जेस होंगे, ठीक है, और एन टाइप का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सारे माइनस चार्जेस होंगे। तो ये क्या होगा, ये जो बीच वाला रीजन है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे कि जाहिर है क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होके अट्रैक्ट होके किसके पास चले जाएंगे, होल्स के पास करीब चले जाएंगे, और यहाँ से कुछ होल्स उठ के क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर है तो यहाँ से कुछ होल्स उठ के किसके पास आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, सही है। ये देखो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठे, कुछ नेगेटिव चार्ज, सही है, और वो इससे अट्रैक्ट हुए होल से और वो इधर बैरियर पे आ गए, ठीक है, इसके करीब आ गए, सही है। और यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज उठे क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये इससे अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे इस इन्होंने एक बैरियर फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। रीजन क्रिएट होने का मकसद क्या है, और इस रीजन को मतलब यहाँ पे एच पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये तो जा रहा है कि आपके पास फिगर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई हुई है, तो आपके पास कुछ चार्जेस दिखाए हुए हैं, चार दिखाए हुए हैं, इस तरह जा रहे हैं, चार नहीं होते, ये थाउजेंड्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। इस पूरे रीजन को कहा जाता है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है कि इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा रीजन है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आके जमा हो रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है। और इस डिप्लीशन रीजन की वजह से ही अब अगेन हमने जो अभी ड्रिफ्ट करंट पढ़ा और हमने डिफ्यूजन करंट पढ़ा, तो जाहिर है इसकी में जो है वो आपके पास इस चार्जेस को मूव होने की वजह से इसमें ड्रिफ्ट करंट भी होगा, सही है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इसमें डिफ्यूज करंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि चार्जेस एक जगह जमा हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं, तो जाहिर है वो डिफ्यूजन करंट भी मौजूद होगा, ठीक है। और इस बैरियर के जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से हमारे पास ये क्या है, प्लस माइनस, इसका मकसद क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, ये एक वोल्टेजेस जनरेट होने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में जिसका मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है,
इस प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जब हमारे पास एक जगह पॉजिटिव और दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होता है, उसके बीच में वोल्टेजेस मौजूद होते हैं ना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सही है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होने लगेंगे, और यही वोल्टेजेस होते हैं जो आपके पास बैरियर वोल्टेजेस होते हैं। जो आपने डायोड में पढ़ा है ना कि भाई आपके पास सिलिकॉन डायोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप आता है 0.7 का, और जर्मेनियम में क्या आता है 0.3 का। तो यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर, उस डायोड को ऑन होने के लिए कुछ वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो वो जो बैरियर वोल्टेजेस हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो इस डिप्लीशन रीजन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरनल सर्किट होता है एक डायोड का। समझो ये एक डायोड की इंटरनल डायग्राम बनाई गई है कि किस तरीके से अंदर पीएन जंक्शन जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि भाई बैरियर वोल्टेजेस, आपको पता है कि बैरियर वोल्टेजेस से पहले पहले हमारे पास कुछ भी करंट कंडक्ट नहीं होता, और जैसे हम बैरियर वोल्टेजेस पे आ जाते हैं हमारे पास डायोड जो है वो काम करना शुरू कर देता है फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। ये सारी चीजें आपने एफई में पढ़ी, सही। तो यही ही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि आपके पास इस तरीके से डायोड जो है वो काम करता है, और इस तरीके से उसकी सेमीकंडक्टर से हमने शुरू किया कि भाई सिलिकॉन आइटम क्या होता है, और फिर हमने वो करते करते उसको पढ़ते पढ़ते उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते कि किस तरीके से वो जो इंसुलेटर होता है पहले वो एज अ सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगता है, उसकी हमने टेस्ट पढ़ी, और अल्टीमेटली हम यहाँ तक एक डायोड तक पहुंच गए कि किस तरीके से एक डायोड बनता है, ठीक है। अब इसी डायोड को आगे हम मूव करके अब जो हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बीजेटीज का। तो ये अब हम देखेंगे कि भाई अब इस डायोड से आगे हम किस तरीके से बीजेटी पे मूव करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर ज़ाहिर है उसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज स्ट्रेंथ मुझे बहुत कम लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, और मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, मुझे उसकी वैल्यू कौन बताएगा, सादैन साहब बताइए। मैंने पहले तो ये बताइए मैंने असाइनमेंट क्या दिया था। असाइनमेंट नहीं था, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर लो या मैसेज बॉक्स में पूछ लो। मैम मैंने वीडियो नहीं, मैंने वो पढ़ा था, रीडिंग की थी बुक में से। मैंने तो वीडियो तो बोली ही नहीं थी, मैंने तो एक एक्चुअली मैम मैंने कल वो नहीं ली थी ना क्लास, इलेक्ट्रिक आपने इशू की कल वजह से। क्लास नहीं ली थी, अच्छा जी। फिर कौन बताएगा, बताएगी शुमाइला, बताइए क्या मैंने क्या असाइनमेंट दिया था, पहले तो ये बताओ। एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी। शुमाइला, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस, क्वेश्चन दिया था 3.1। हाँ तो उसमें एक अपनी तरफ से भी एक सवाल दिया था, 3.1 तो था, वो तो करना ही था, मैंने अपनी तरफ से भी। हाँ तो आपने निकाली थी उससे वैल्यू टेम्परेचर 100 पे रख के। आप नहीं बताओ, अनस आप बताओ क्या वैल्यू आई। अनस 4.46 एक्सपोनेंशियल -10। 4.4 से, ये तो लिख दी किसी ने। मेरे पास है मौजूद। आपके पास है मौजूद, चलो अच्छा, खैर इट्स गुड, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है अच्छी बात है, और इसी तरह प्रैक्टिस किया कर लिया करो। वैसे ये टी की वैल्यू नहीं थी, ये फहाम साहब, ये टी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, एन आई की वैल्यू निकालनी थी, टेम्परेचर को 100 रख के, ठीक है, एन आई की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू कहाँ से निकाली है तुमने, ठीक है। और इस पूरी उसको जो मैं पढ़ाती हूँ, जो एट टी इज इक्वल टू 100 निकालनी थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एन आई की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अच्छा
जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, सही है, जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको एक दफ़ा रीड कर लिया करो। जाहिर है ये सारी बातें जो मैं बोलती हूँ ये सारी बातें बुक में मौजूद हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको जाहिर है बुक में रीड करूँगी तो आपको वैसे समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपने अल्फाज में समझा रही होती हूँ। एक दफ़ा क्लास के बाद या जब भी टाइम मिला करे इसको गो थ्रू कर लिया करो, ताकि ये आपकी नज़र से एक दफ़ा गुजर जाए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल मैंने फोकस किए हैं और जो आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं उसको आप एक नज़र देख लिया करो, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला बीजेटी शुरू करेंगे और बीजेटीज देखेंगे कि उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है और हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक किसी भी क्लास में, आपकी 3 क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक, किसी भी क्लास में मैं आपका एक क्विज कंडक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। मैं अभी से बता रही हूँ मैम नेक्स्ट वीक, सॉरी नहीं आज कुछ प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा। क्या, कौन बोला, दोबारा बोलिए। मैम वो मैंने कहा क्विज कौन से टॉपिक में से आएगा, जो अभी तक आपने पढ़ाया है इसमें से अभी आएगा? तक हाँ जो पढ़ाया, और नेक्स्ट वीक जो पढ़ाऊंगी, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक आपकी थर्सडे वाली क्लास में क्विज लूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, तो देख लेना। और जितने टॉपिक्स मैम पढ़ाए थ्योरी होंगे वो सारे, होगी सॉरी मैम थ्योरेटिकल होगा या वो न्यूमेरिकल? डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो पढ़ाऊंगी लेकिन उसी में से लूंगी, कुछ बाहर का नहीं, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, मैम। जब तक अल्लाह हाफिज़। जिस बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है मैसेज बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर लें, इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।